जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आज बंगला के महान लेखक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की लिखी कहानी का हिंदी रूपांतरण। आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं, कहानी क्या, सच्ची घटना, उन्हें मैं पहचानता नहीं हूं। उनका इस धरती पर प्रादुर्भाव मेरे जन्म से शायद 100 या 150 साल पहले हुआ। पहले उन्हीं के बारे में बता देता हूं। उनका नाम था आनंद मोहन सेन। अन्यथा आप लोग कहेंगे मैं एक मनगढ़ंत कहानी कहकर आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि यह कहानी मैंने खुद नहीं लिखी है, अपितु विधाता ने किसी के जीवन में सच में घटाई थी। पर कहानी कुछ ऐसी अलौकिक है कि आज के 21वीं शताब्दी में विज्ञान के युग में इस पर विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं है। अतः विश्वास करना न करना आपकी मर्जी है, इस पर मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहूंगा। शंकर बसु मेरे मित्र थे, विद्यालय में शिक्षक। इस बार गर्मियों की छुट्टियां में उन्होंने मुझे अपने गांव चलने का आमंत्रण दिया। उनका गांव दामोदर नदी के तट पर था। घर पर पहुंचकर बैठक में जो पहली वस्तु मेरे नजर में पड़ी वो थी एक ऑयल पेंटिंग। वैसे साधारण ऑयल पेंटिंग होती तो शायद मेरा ध्यान नहीं खींचती, मगर इस ऑयल पेंटिंग की विषय वस्तु बहुत अजीब थी। एक अंधेरा प्राय जगह, जहां पर एक तरुणी हाथों में लालटेन लिए खड़ी है। लालटेन की हल्की अंधेरी भरी रोशनी में उसका चेहरा ही सिर्फ दिख रहा है। उसके पास एक और व्यक्ति खड़ा है जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो सामने कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, मगर तरुणी उस लालटेन की रोशनी से उसे सामने क्या दिखाना चाह रही है जिसे देखकर वो इतना डर रहा है, ये समझ से परे था। अचानक शंकर बोला, निरंजन, लगता है चित्र को देखकर तुम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो। हाँ, चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं खींची गई हैं, बल्कि ये दृश्य इस धरती पर एक समय घट चुका है। मगर क्या ऐसी चीज है जो वो लड़की दिखाना चाह रही है और उसे देखकर वो युवक कितना भयभीत हुआ है। तुम्हारा कहना निरर्थक नहीं है। यह सचमुच एक वास्तविक घटना की तैलचित्र है। क्या घटना? ओफ, बहुत ही भयानक घटना। एक प्रेम कथा का करुणांत। वो जो लड़की देख रहे हो उसका नाम था लीला, और ये जो व्यक्ति है इसका नाम था आनंद मोहन। लीला के पिता चंद्रभूषण अपने जमाने के बहुत प्रख्यात मूर्ति और तैल चित्रकार थे। ये चित्र उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, तो कहानी क्या है? मेरे दादाजी को आनंद मोहन बहुत चाहते थे, इसलिए मृत्यु से पहले वो ये चित्र उन्हें उपहार स्वरूप दे गए थे। वैसे अब तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं है, मगर कहानी क्या है? हाँ, थोड़ा सब्र रखो भाई। ऐसे धूप भरे सवेरे में ऐसी कहानियां थोड़ी मजा आती है। शाम को बैठेंगे, तब आसपास का वातावरण भी कहानी सुनाने की परिस्थिति का समर्थन करेगा। तब मैं सुनाऊंगा तुम्हें वो अलौकिक कहानी। दिन भर
घूमने फिरने खाने पीने में बीत गया। शाम को 7 बजे के करीब चाय का प्याला लेकर हम घर के बरामदे में ही बैठे हुए थे। आज लगता है प्रकृति भी चाहती थी कि मैं एक बहुत ही खास परिवेश में उस खास कहानी को सुनूं, क्योंकि 4 बजे के करीब से आसमान में काले बादल घिराए थे और अब तो तेज बारिश भी हो रही थी। साथ ही साथ लोड शेडिंग के चलते लाइट भी गायब थी। बरामदे में लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में हमारी परछाइयां नाच रही थी और हम दोनों चुपचाप से 2 इजी चेयर में बैठे हुए थे। तब अचानक न जाने कहां से एक चमगादड़ कमरे में प्रवेश कर गया और छत से अपने पंखों को टकराते हुए आवाज करने लगा। मैं बोला, सुना है हॉरर स्टोरी के क्रिएटर्स अपनी कहानी को रोचक बनाने के लिए चमगादड़ों की सृष्टि करते हैं। तुम्हारी कहानी में भी चमगादड़ है क्या? लगता है उसी परिवेश को सही बनाने के लिए चमगादड़ कमरे में आ गया है। अच्छा लो, अब तुम्हारी उस घटना के बारे में बताओ। हाँ, आज से करीब 150 साल पहले की बात होगी। उस समय फोटोग्राफी की खोज हो गई थी, मगर भारत में वो बड़े शहरों तक ही था। छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में लोगों के बीच बड़ी वॉल पेंटिंग्स बनवाने का चलन था। हालांकि ये सिर्फ अमीरों के ही शौक थे, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा होता नहीं था कि वो वॉल पेंटिंग्स बनाने का खर्च वहन कर सके। मगर हाँ, अमीरों में ये शौक बड़ा प्रचलित था। अपनी जीवन तस्वीर बनवाकर अपने शरीर को जैसे वो इस धरती पर हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहते थे। और चलन था ऐसी ही पेंटिंग्स बनाने वाले चित्रकारों का। बहुत कला कौशल युक्त होते थे वो। फोटोग्राफी जैसा ही जीवंत चित्र बनाकर सामने प्रस्तुत कर देते थे। मूर्तियों को ऐसे गढ़ते थे कि लगता था व्यक्ति स्वयं खड़ा है। ऐसे लोग वाटर कलर का यूज नहीं करते थे। उस समय वाटर कलर पेंटर्स को कहा जाता था कठुआ। ऐसे ही एक तैल्य चित्रकार थे चंद्रमोहन। अपनी कला उन्होंने इस ऊंचाई तक ली थी कि अमीर जगत में उनका बहुत नाम था। बड़े बड़े अमीर राजा उन्हें बुलाकर चित्र बनवाते थे। इसके साथ साथ वो एक और काम भी करते थे, वो था विद्यार्थियों को शिक्षा देना। उनकी लंबी चौड़ी विद्यार्थियों की श्रेणी थी जो उनसे चित्रकला सीखती थी। उनका घर 2 मंजिला सा था। नीचे मंजिल में वो और उनका परिवार रहता था। ऊपर उनका स्टूडियो जैसा था, जहां वे खुद भी काम करते थे और विद्यार्थियों को सिखाते भी थे। अब ये उस समय की बात है जब कलकत्ता शहर उतना बसा न था। कहीं कहीं ही बसाहट थी, बाकी जगह जंगल जैसे ही हुआ करता था। अब तुम्हें बताओ, टालीगंज और बालीगंज का तो नामो निशान नहीं था। वहां जंगल थे, दूर दूर के घर स्पष्ट दिखाई देते थे, उतना कोलाहल भी नहीं होता था। मगर फिर भी चंद्रमोहन को शहर कोलाहल युक्त लगता था। इसलिए उन्होंने अपना घर शहर से काफी बाहर एक एकांत प्रांत में बनवाया था। अपने सभी शिष्यों में चंद्रमोहन को आनंद मोहन ही ज्यादा प्रिय था, क्योंकि आनंद मोहन स्वयं भी अनाथ था। अतः सारा समय वो चंद्रमोहन के घर पर ही बिताता था। चंद्रमोहन को भी एक विश्वस्त व्यक्ति की जरूरत थी, जो न सिर्फ अपनी कला में पारंगत हो, बल्कि उनके लिए भी कुछ कुछ काम कर दे, क्योंकि चंद्रमोहन अविवाहित थे और आजीवन अविवाहित रहे भी। इसलिए आनंद मोहन उनके लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि कला के साथ साथ उनके अधूरे कामों को पूरे करने में मदद करना और साथ साथ घर के सामान वगैरह ला देना का काम भी वही करता था। घर की रसोई वगैरह की देखभाल करती थी लीला। लीला चंद्रमोहन के भाई की बेटी थी। उसके भी माता पिता का देहांत हो गया था, इस वजह से चंद्रमोहन के पास ही रहती थी।
अतः घर की आंतरिक देखभाल लीला और घर की बाहरी देखभाल आनंद मोहन के हाथों में छोड़कर चंद्रमोहन निश्चिंत भाव से अपनी कला में डूबे हुए थे। आनंद धीरे धीरे लीला के प्रति आकर्षित होने लगा। लीला भी 16 वर्ष की परम सुंदरी थी। यहां 16 वर्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तक 16 वर्ष की लड़कियां अपने मायके में नहीं रहती थी। 10-12 साल में ही विवाह की प्रथा थी। मगर चंद्रमोहन नहीं चाहते थे कि लीला बाल विवाह का दुख भोगे, इसलिए वो उसे पढ़ाने लिखाना चाहते थे। अतः 16 वर्ष तक भी लीला अविवाहित थी। लीला आनंद मोहन की मन की भावनाओं को जानती थी, मगर फिर भी उतना भाव नहीं देती थी। आनंद मोहन मनी मन लीला से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और इसीलिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, क्योंकि एक अनाथ जब लीला जैसी परम सुंदरी का हाथ मांगने के लिए चंद्रमोहन के पास जाएगा तो उसे स्पष्ट था कि वो अस्वीकार कर देंगे। इसलिए वो एक धनी चित्रकार बनना चाहता था। अमीरों के मध्य अपना धाक जमाना चाहता था, ताकि जब चंद्रमोहन के सामने वो लीला का हाथ मांगने जाए तो किसी भी हद से उसे मना न कर सके। ऐसे ही एक रात की बात है। रात करीब 8 बज रहे होंगे। चंद्रमोहन उस दिन कुछ काम से बाहर गए थे। बाकी विद्यार्थी अपना अपना काम समेटकर घर चले गए थे। आनंद मोहन किसी चित्र को पूरा करने में तल्लीन था। चित्र भी खास था। उसे नरक का दृश्य बनाने का काम मिला था। किसी धनी का मन था ऐसा ही एक चित्र बनवाने का, मगर किसी भी हद से वो चित्र पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यमदूतों का स्वरूप कैसे होगा वो ये बनाने में असमर्थ हो रहा था। यमदूतों का कोई स्पष्ट चित्रण वो आज तक नहीं देख पाया था। हालांकि कई ईसाई किताबों में उसने डेविल्स डेमंस को देखा था, मगर उनके जैसा चित्र अगर वो बना देता तो शायद दोबारा उसे काम ही न मिलता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने चित्र बनवाना था वो बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण थे। अतः ईसाई मत के चित्रों को अपने घर में रखना उनके लिए पाप जैसा था। उन्हें शुद्ध हिंदू चित्र चाहिए थे। बस इसी उधेड़-बुन में आनंद मोहन लगा हुआ था कि अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। यमदूतों का चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, दूर रहो उनसे। प्रत्यक्ष देख लोगे तो हालत खराब हो जाएगी, समझ गए? अचानक चौंक पड़ा था आनंद मोहन। अपना काम रोककर पीछे मुड़कर देखा तो राजसी वस्त्र में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। मगर आश्चर्य, कब वो घर के अंदर आया और कब दूसरे तल पर चढ़ा, इस बात का उसे पता ही न चल पाया। आप कौन? हम मोहनपुर के राजा मोहन सिंह हैं। मुझे चित्रकार चंद्रमोहन से मिलना है। जी, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। ठीक है, हम कल 8 बजे आएंगे, उन्हें घर पर रहने कहना। कहकर वो व्यक्ति नीचे की तरफ चला गया। मगर आश्चर्य, सीढ़ियों से उतरकर जब वो गया तो किसी भी चढ़ने उतरने पर बहुत ज्यादा आवाज करने वाली सीढ़ियों पर आवाज ही न था। चौंक पड़ा था आनंद मोहन। स्टूडियो के पास ही एक खिड़की थी जिससे झांकने पर घर का मुख्य द्वार दिखता था। वो तेजी से उधर गया। वो देखना चाहता था वो व्यक्ति बाहर कैसे निकलता है। मगर आश्चर्य, काफी देर तक उस खिड़की पर खड़े रहने के पश्चात भी
मुख्य द्वार से कोई भी बाहर नहीं गया। तो क्या वो घर के अंदर ही कहीं रह गया? नीचे जाकर उसने लीला की नजरें बचाकर चुपचाप घर की तलाशी ली, मगर कोई ना दिखा। जब चंद्रमोहन वापस लौटे तो उसने सिर्फ राजा के आने की बात उन्हें बताई। क्या? मोहनपुर के राजा मोहन सिंह हमसे मिलने आए थे। हाँ, मगर महाराज आए थे, मैंने खुद उनसे बातें की। ठीक है, कल देखते हैं। अगले दिन रात 8 बजने को आए, मगर कोई भी ना आया। चंद्रमोहन काफी देर इंतजार करते रहे, फिर बोले, आनंद मोहन, कहाँ है तुम्हारे राजा साहब? जी गुरुजी, वो कल 8 बजे का कह गए थे। देखो, 8 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 8 बजते ही मैं चला जाऊंगा, फिर अगर वो आते तो उन्हें वापस लौटा देना। कौन न कौन धोखेबाज उपस्थित हो गया यहां। अभी वो ये कह ही रहे थे कि ऊपर आने की सीढ़ियों में बिना कोई आवाज किए एक व्यक्ति की प्रतिच्छवि कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुई। मोहनपुर के महाराजा मोहन सिंह। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज था कि चंद्रमोहन भी खुद को न रोक सके उनके सामने नतमस्तक होने से। उन्होंने बढ़कर एक कुर्सी उनकी तरफ बढ़ा दी। महाराज, मगर उस कुर्सी की तरफ ध्यान न देते हुए महाराज मोहन सिंह आगे बढ़ गए और आनंद मोहन की तरफ देखकर बोले, ये तुम्हारा विश्वस्त व्यक्ति है? जी महाराज, मैं इसे कुछ कहने दे रहा हूं। जौहरी के पास जाए और पता लगाए इनकी कीमत क्या है। आनंद मोहन तुरंत ही दौड़ पड़ा जौहरी की दुकान की तरफ, जो ज्यादा दूर न थी। जौहरी के पास पहुंचकर गहनों का डब्बा देकर बोला, इन्हें जरा देखकर बताइए तो। जौहरी ने कुछ देर परीक्षण किया, फिर बोला, कहां से मिले ये गहने आपको? क्यों, अच्छे नहीं क्या? अरे ये तो नवाबी अमलक के गहने हैं। आजकल कोई ऐसा शुद्ध कहां पहनता है। अच्छा, कितनी कीमत होगी बता सकते हैं? जौहरी ने कुछ देर तक परीक्षण किया और फिर बताया, कम से कम 20 लाख रुपए। अब उस जमाने में 20 लाख रुपए मतलब 20 करोड़ के बराबर थे। सुनकर आश्चर्यचकित हो गया आनंद मोहन। इतना भारी गहना वो लेकर आया, मगर पता ही नहीं चला इतना भारी था, और इनकी कीमत 20 लाख रुपए। दूसरी तरफ आनंद मोहन के जाने के बाद मोहन सिंह चंद्रभूषण से बोल पड़े, सुनो चंद्रभूषण, मैं तुम्हारी भाई की बेटी से विवाह करना चाहता हूं। पिछले दिनों एक रंगशाला में मैंने उसे देखा था, तभी से मैं उसके रूप से आकृष्ट हूं। तुम सहमत हो ना? चंद्रभूषण क्या कहेंगे समझ में नहीं आया। उन्हें चुप देखकर फिर से वो बोले, तुम मुझसे ज्यादा धनी पात्र की आशा करते हो क्या? राजा का प्रस्ताव सुन के चंद्रभूषण क्या कहेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं कि वो आश्चर्यचकित थे, मगर राजा को देखते ही साथ उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। वो वहां से भाग जाना चाहते थे, मगर सभ्यता की खातिर ऐसा नहीं कर सकते थे। वो बोले, महाराज, आपका प्रस्ताव उचित है, मगर मेरी भतीजी कोई बच्ची नहीं है। चंद्रभूषण, मेरे साथ छल करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम अपनी भतीजी के एकमात्र अभिभावक हो, और तुम अगर कहोगे तो वो इनकार नहीं करेगी। कहते कहते राजा चंद्रभूषण की तरफ 2 कदम आगे चले गए और वो डर से 2 कदम पीछे हट गया। डर से उनकी हालत खराब हो रही थी। मनी मन वो भगवान से बोले, हे भगवान, इस आगंतुक को जल्दी से यहां से भेज दो। राजा ने फिर कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? चंद्रभूषण बोले, मगर महाराज, आपकी जाति? तुम्हें क्या पता नहीं, राजा लोग जिस जाति में चाहे विवाह कर सकते हैं। अभी वो लड़का आएगा तो तुम्हें पता चलेगा उस डब्बे में कितने रुपए के गहने हैं। वो सारे गहने तुम्हारी भतीजी लीला को मिलेंगे, ऊपर से मैं 10 लाख रुपए और दूंगा। क्या इसके बाद भी तुम्हें आपत्ति है?
डरे हुए नेत्रों से चंद्रभूषण उनकी तरफ देख रहे थे। चंद्रभूषण को ऐसा लगा जैसे जैसे उनकी सारी इच्छा शक्ति कोई सोख ले रहा है। तभी अचानक आनंद मोहन वहां प्रकट हुए। उसे आता देखकर मनी मन थोड़ी हिम्मत पाई। सोचा अगर थोड़ा पहले आ गया होता तो मैं बात नहीं देता। आनंद मोहन बोले, इसमें 20 लाख रुपए के गहने हैं, सुने। चंद्रभूषण थोड़ा सा सोचकर निश्चिंत हुए कि महाराज भले ही देखने में सुंदर नहीं है, उम्र भी ज्यादा है, मगर लीला महारानी बनेगी और फिर 30 लाख रुपए उसे मिलेंगे। ऐसा अच्छा रिश्ता तो शायद उन्हें कभी नहीं मिलता। फिर भी वो बोले, महाराज आपको एक बार लीला से मुलाकात कर लेनी चाहिए। आज समय नहीं है, कल ठीक 8 बजे मैं फिर आऊंगा, तब मुलाकात करेंगे, कहकर वो चले गए। चंद्रभूषण को ऐसा लगा जैसे कमरे से एक अलौकिक परछाई चली गई। आनंद मोहन तुरंत दौड़कर खिड़की के पास खड़ा हो गया, मगर आज भी महाराज को मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए नहीं देखा जा सका। बड़ा आश्चर्यजनक था यह सब कुछ और बेहद डरावना। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा और उसके मन की हालत इस वक्त ऐसी थी भी नहीं कि वो कुछ कह सके। वो समझ चुका था कि उसके सुखी संसार के सपने में आग लगने वाला था। जिसे सब कुछ मानकर उसके जीवन में सब कुछ करने की आशा थी, उसी देवी को अब विसर्जन देना होगा आंसुओं के गहरे सागर में। मगर फिर भी वो स्वार्थी न था। लीला अगर सुखी हो रही है तो हो वो मोहनपुर की महारानी। अगले दिन शाम 8 बजे से कुछ समय पहले तक चंद्रभूषण ने अपने घर में विराट तैयारी की। बहुत से खाने के पकवान बनवाए। आखिरकार महाराज का स्वागत करना था, मगर आनंद के चेहरे पे आज दुख के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो कोशिश कर रहा था अपने आप को सामान्य रखने की। लीला ने भी शायद इसे समझ लिया था। अचानक वो बोल पड़ी, आनंद बाबू, आज आपका चेहरा ऐसा सूखा सूखा क्यों दिख रहा है? आनंद ने तुरंत ही झूठ बोल दिया, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है। रात के 8 बजे अचानक दरवाजे पर महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा लगा जैसे हवा में से वो प्रकट हुए। चौंक पड़े थे चंद्रभूषण। मन में ऐसे विचार हास्यास्पद थे, मगर लग तो वैसा ही रहा था। मगर आनंद थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने ऐसी ही आशा की थी। अचानक राजा बोले, कहाँ है तुम्हारी भतीजी? मुझे उससे जल्दी मिलाओ। जी ऊपर है, आइए। देखो, घड़ी के कांटे अनुसार 8:30 बजे मुझे यहां से जाना होगा। जो कुछ है जल्दी करो। चंद्रभूषण महाराज को देखकर चौंक पड़े। आश्चर्यचकित हो गया था आनंद मोहन। आज राजसी वस्त्रों में प्रकट हुए थे। उनका पूरा चेहरा आज पहली बार उन्होंने स्पष्ट देखा था। वो क्या चेहरा था, पीला, जैसे शरीर में खून का एक अंश भी ना हो। आंखों की पुतलियों का काला भाग काफी कम और सफेद भाग ज्यादा दिख रहा था। वो जैसे किसी उन्मादग्रस्त व्यक्ति की आंखें हों। सर के बाल रूखे, बिना तेल के, लंबे लंबे, कंधे तक। ऐसा लगता था जैसे तेल से उनका संपर्क कई सालों से टूटा हुआ हो। होंठ जैसे काले पड़ गए थे, तो दांतों के हल्के निशान वहां से दिख रहे थे। देखने से ऐसा लगता था जैसे गले में फांसी लगाकर मरी हुई कोई लाश उनके सामने आकर प्रकट हो गई हो। मन के भाव को छुपाकर चंद्रभूषण बोले, आइए महाराज, ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से मोहन सिंह ऐसे चढ़ने लगे जैसे किसी कठपुतली को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया जा रहा हो। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही लीला उन्हें देखकर अचानक चौंक पड़ी। चंद्रभूषण बोले, लीला, ये है महाराज मोहन सिंह। लीला ने खुद को संभालकर उन्हें नमस्कार किया। करीब आधे मिनट तक मोहन सिंह उनकी तरफ देखते रहे। फिर दूसरे कमरे की तरफ देखकर बोले, चंद्रभूषण, मेरे साथ आओ। चंद्रभूषण बोले, जी महाराज, मगर उससे पहले आपके खाने की व्यवस्था कर दूं। खाना? महाराज, आपको खिला सको ऐसी मेरी हैसियत नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हो या ज्यादा हो, मैं खा नहीं सकता। मगर लीला ने इतनी मेहनत से बनाया था। फालतू की बातें मत करो, जल्दी उस कमरे में चलो। दूसरे कमरे में पहुंचते ही मोहन सिंह बोले, ये लो,
10 लाख रुपए। कल सवेरे डोली आएगी, अपनी भतीजी को भेज देना, मेरे राज्य में जाकर विवाह होगा। मगर महाराज, बिना विवाह के? हमारे यहाँ यही चलन है, पात्र अपनी पत्नी को राज्य में ले जाकर विवाह करता है। मगर महाराज, आपके यहाँ हो तो हो, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अचानक ही अत्यंत गंभीर स्वर में मोहन सिंह बोले, चंद्रभूषण, मुझे तुम्हारे यहाँ के नियम मानकर चलना होगा क्या? तुमने अपनी भतीजी मुझे सौंप दी है, अपनी बात पर तुम्हें कायम रहना है। कल तुम्हारी भतीजी मेरे साथ मोहनपुर जाएगी। उस तेज दृष्टि में जैसे कोई जादू था। अचानक चंद्रभूषण को महसूस हुआ जैसे उसकी सारी आत्मशक्ति आत्म इच्छा बन गई है, और किसी यंत्र चलित व्यक्ति की तरह उसने कहा, जी जैसा आप कहें। कल तुम्हारी भतीजी डोली में अकेले जाएगी, उसके साथ और को नहीं जा सकता, ये मेरा आदेश है। तुमने मुझे वचन दिया है, वचन तोड़कर अपने लिए मुसीबत मत बुलाओ। अचानक ही मोहन सिंह उस कमरे से बाहर और फिर घर से बाहर चले गए। चंद्रभूषण जैसे चौंके हुए से अपनी जगह खड़े रहे। अचानक ही आनंद मोहन और लीला भी उस कमरे में आ गए। लीला बोली, उफ, महाराज का क्या भयानक चेहरा है। चाचा, तुमने ध्यान से नहीं देखा क्या? महाराज जब तक यहाँ थे एक बार भी उनकी पलकें नहीं झपकी, ठीक जैसे मुर्दे की आंखें हों। अचानक आनंद बोल पड़ा, मैंने भी एक और चीज ध्यान दी। सामान्य मनुष्य सांस लेता है तो उसकी छाती ऊपर नीचे होती है, मगर जब तक महाराज यहाँ रहे उनकी छाती बिल्कुल स्थिर थी, जैसे सांस ही न ले रहे हों। मैं अब उस महाराज को फिर से दोबारा नहीं देखना चाहती। लीला फिर बोल पड़ी। अचानक चंद्रभूषण शांत स्वर में बोले, मैं कहूंगा तो भी राजी नहीं होगी। लीला अपनी बाहें उनके गले में लपेटते हुए बोली, हाँ, आप कहेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ चाचा। तो सुन के रख, उस महाराज के साथ ही तेरा विवाह होगा, मैंने वचन दिया है। कल सवेरे 10 बजे तुझे डोली आकर मोहनपुर लेके जाएगी, तैयार रहना। हम सब में से कोई भी तेरे साथ नहीं जा सकेगा, तेरा विवाह मोहनपुर में होगा। चंद्रभूषण को ऐसा लगा जैसे किसी ने चोर करके उनसे ये बातें कहलाई। यंत्रवत वो बस मुंह से ये बातें कह रहे थे, निर्देश कहीं और से आ रहा था। लीला आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही थी। चंद्रभूषण फिर बोले, महाराज तेरे लिए 20 लाख की संपत्ति मेरे हाथों देके गए। लीला ने बस हाँ में सिर हिला दिया। लीला चली गई। घर अब सुनसान सा लगता था। चंद्रभूषण भी बहुत ज्यादा ग्लानि में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लीला के साथ उन्होंने उचित नहीं किया। पैसे के लोभ में एक उम्रदराज विदेशी अनजान व्यक्ति के हाथों लीला को इस तरह सौंप देना उनके लिए उचित न था। मगर वो क्या करते? लीला तो ये सब नहीं जानती थी। जब मोहन सिंह प्रकट हुए तब जैसे किसी मंत्र बल से उन्होंने उसे बांध दिया और यंत्रवत सब कुछ करते रहे। लीला को विवाह भी तो उन्होंने जैसे किसी बेहोशी की हालत में ही दिया था। लीला से जब भी मुलाकात होगी वो सारी बातें उन्हें अच्छे से समझा देंगे। आनंद मोहन की भी मन की हालत अच्छी नहीं थी, ये कहने की जरूरत नहीं है। आजकल वो चंद्रभूषण के घर में कम समय ही रहता है। जितनी देर रहता है स्टूडियो में ज़्यादा से ज़्यादा काम में डूबे रहने की कोशिश करता है। 3 दिन का काम 1 दिन में ही निपटा लेता है। करीब 1 महीना बीत गया, मगर लीला की अब तक कोई खबर न थी। एक दिन चंद्रभूषण आनंद मोहन को अपने पास बुलाकर बोले, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? लीला जब गई थी तो बोली थी कुछ दिनों में पत्र लिखती रहेगी, मगर 1 महीना होने का है, उसका कोई भी पत्र नहीं आया। कैसी है, क्या है? अब कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप एक बार खुद मोहनपुर जाकर दिखाइए ना। महाराज अगर अप्रसन्न हो, मैं गरीब आदमी, मुझे सबके सामने अगर ससुर कहकर उन्हें लज्जित होना पड़ा तो, मगर फिर भी आपका जाना जरूरी है। सही कह रहे हो। लीला के लिए भी तो आखिर मेरे कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है आनंद, मैं कल ही मोहनपुर के लिए निकलूंगा। मोहनपुर कलकत्ता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां एक बड़ा सा राजमहल था। राजमहल के गेट पर बंदूकधारी सुसज्जित सिपाही पहरा दे रहे थे। चंद्रभूषण उनके पास जाकर बोले, महाराज बहादुर से मुलाकात हो सकती है क्या? अब मैनेजर बाबू से पूछिए। वो कहाँ है? वो उधर से ही आ रहे हैं, वो देखिए। महल के अंदर से
एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रभूषण ने नमस्कार किया। महाशय को क्या चाहिए? जी, एक बार राजा बहादुर से मुलाकात करनी थी। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, कलकत्ता से। महाराज बहादुर को आप पहचानते हैं? जी, कुछ कुछ पहचानता हूँ। किस विषय में उनसे मिलना था? चंद्रभूषण ने सोचा था कि महाराज से उनका क्या रिश्ता है वो किसी को नहीं बताएंगे, मगर आप बताना जरूरी था। जी, मेरी भतीजी का महाराज से विवाह हुआ है। सुनकर आश्चर्यचकित होकर मैनेजर उनकी तरफ देखते रहा। फिर बोले, असंभव। क्यों असंभव? क्यों? मैं अमीर नहीं, ज्यादा दिमागदार नहीं दिखता हूं, तो क्या मेरी भतीजी का विवाह महाराज से नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, इसलिए मैं असंभव नहीं कह रहा हूं। तो अरे हमारे महाराज ने तो अभी तक विवाह नहीं किया। अब की बार चंद्रभूषण बहुत जोर से चौंक पड़े। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी विवाह नहीं हुआ है, ये मुझे मानना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हमारे महाराज तो अभी 23वें साल में गए हैं। महाराज नरेंद्र सिंह। अचानक चौंक पड़े चंद्रभूषण। आपके महाराज का नाम नरेंद्र सिंह है? हाँ, यही तो नाम है हमारे महाराज का। तो क्या कलकत्ता वो नाम बदल कर गए थे? अच्छा, कलकत्ता में कब मिले थे आप उनसे? महीने भर पहले। महाशय, आपको किसी धोखेबाज ने धोखा दिया है। हमारे महाराज तो पिछले हफ्ते ही विलायत से लौटे हैं। विलायत में वो 8 महीने थे, तो फिर इस दौरान आप महाराज से कैसे मिले? चंद्रभूषण के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तो क्या उन्होंने लीला को किसी धोखेबाज के हाथों सौंप दिया? मगर फिर अचानक एक नई संभावना उनके दिमाग में जगी। वो पूछ बैठे, अच्छा, यहाँ महाराज महेंद्र सिंह के कोई हैं? अभी नहीं है, कभी थे। अरे महेंद्र सिंह हमारे महाराज के परदादा हैं। आज से 80 साल पहले उनकी मौत हो गई है। चंद्रभूषण जैसे काट की तरह जम गए। अचानक उनके दिमाग में एक और बुरी संभावना आने लगी। वो बोले, महेंद्र नारायण जी की कोई प्रतिकृति है? आप अपना संदेह दूर करना चाहते हैं? आइए। राजघर के बैठक खाने में सभी पूर्व पुरुषों की ऑयल पेंटिंग लगी हुई है। बहुत ही बड़ा बैठक खाना था, सुसज्जित, और दीवार में विभिन्न तरह के तैलीय चित्र। एक तरफ अंगुली दिखाते हुए मैनेजर बोले, वो देखिए, महाराजा महेंद्र सिंह। अपनी मौत से 3 दिन पहले ही ये चित्र उन्होंने बनवाया था। उसके बाद वो पानी में डूबकर मर गए थे। कहते हैं उनकी लाश फिर कभी खोजी न जा सकी। मगर इनमें से कोई भी बात चंद्रभूषण के कानों में जैसे प्रवेश नहीं कर रही थी। वो सिर्फ उस चित्र की तरफ देख रहे थे। यही तो लीला के पति है। मगर अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने देखा था एक रक्तविहीन अपार्थिव चेहरा, और ये एक जीवित मनुष्य का चेहरा दिख रहा था। जमीन और आसमान का अंतर, मगर चेहरा वही। चंद्रभूषण को लगा जैसे ऑयल पेंटिंग उनकी तरफ देखकर एक क्रूर हंसी में हंस रही है। अचानक मैनेजर ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा, क्यों महाशय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संदेह दूर हुआ कि नहीं? चौंक कर चंद्रभूषण बोले, क्या कह रहे हैं? 1 महीना पहले यही मेरे घर पर आए थे। कहते कहते वो जमीन पर बैठ गए। रात 9 बजे चंद्रभूषण अपना खाना खाते थे। आज भी आनंद मोहन के साथ वो भोजन कर रहे थे। कल ही वो मोहनपुर से लौटे थे। आकर उन्होंने आनंद मोहन को सारी बातें बताई थी। दोनों का मानसिक दशा अच्छी नहीं थी। दोनों चुपचाप थे। अचानक बाहर के दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। दोनों चौंक पड़े, और तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज, और अचानक सामने प्रकट हुई लीला। मगर ये क्या दशा उसकी? बाल बिखरे हुए, जैसे तेल पानी से संपर्क कई दिनों से टूटा हुआ हो। आंखें डर के मारे बाहर निकली हुई, गाल पिचके हुए, कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए, और साड़ी वही जिस साड़ी को पहनकर वो यहां से गई थी। अचानक जमीन पर थम से बैठकर लीला बोल पड़ी, पानी 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 दो थोड़ा, नहीं तो अभी अभी प्यास से मैं मर जाऊंगी। आनंद तुरंत दौड़कर पानी लाकर दिया। वो एक साथ गटगट करती हुई 3 गिलास पानी पी गई, जैसे जैसे पानी से कई दिनों से उसका संपर्क ना रहा हो। फिर वो चीख पड़ी, खाना दो मुझे, बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगी, खाना दो।
चंद्रमोहन ने तुरंत ही अपने खाने की थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। दोनों हाथों से गपागप करते हुए वो खाने लगी जैसे 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 बहुत भूखी हो। फिर अचानक ही खाना खत्म होने पर भी ऐसा लगा जैसे उसकी भूख नहीं मिटी। वो खुद ही हाथ बढ़ाकर आनंद की थाली ले ली और उसे भी आश्चर्यजनक तौर पर खाने लगी। उसकी इस अजीब सी दशा को देखकर चंद्रमोहन अत्यंत आश्चर्यचकित थे। खाना खत्म करने के पश्चात वो डरते हुए बोली, सारी बातें बाद में होगी। मुझे अगर बचाना चाहते हो तो तुरंत किसी अच्छी ओझा को बुला लाओ, जल्दी। आनंद दौड़कर ओझा बुलाने चला गया। उसी मोहल्ले में एक प्रसिद्ध ओझा रहता था। आनंद उसे बुलाने ही गया। दूसरी तरफ कांपते स्वर में लीला बोली, चाचा आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर में अकेले छोड़कर मत जाइएगा। नहीं जाऊंगा बेटे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। उस कमरे के पास ही एक और कमरा था, यहां से दोनों के दरवाजे जुड़े थे। उस तरफ देखते हुए लीला बोली, वो आ गया, वो आ चुका है। चंद्रभूषण चौंक कर बोले, कौन आया है रे? वो आया है वो, उसका नाम नहीं, उसका शरीर नहीं, मगर वो है वो। चाचा तुम्हें क्या मूर्ति की सड़ी हुई गंध नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। वो वहाँ खड़ा है, मैं उसे देख पा रही हूँ। नहीं। अचानक चंद्रभूषण कमरे की तरफ देखे। हाँ, वहां कुछ खड़ा है ऐसा तो लग रहा है, मगर फिर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ उनका भ्रम है। उस कमरे में जलती हुई रोशनी की वजह से कुछ ऐसा महसूस हुआ था, मगर अब वहां कुछ भी नहीं है। कमरा खाली है। वो बोले, तू भूल देख रही लीला, वहां कुछ नहीं है। अचानक चंद्रबाबू से लिपटती हुई लीला बोली, है मैं उसे देख पा रही हूँ, वो मुझे फिर ले जाएगा। तुम अगर एक बार मुझे अकेले छोड़ोगे तो वो मुझे फिर ले जाएगा। तभी आनंद ओझा को लेकर प्रकट हुआ। कमरे में आकर ओझा ने कहा, इस घर में कोई दुष्ट आत्मा है। हाँ, मैं महसूस कर सक रहा हूं। दुष्ट आत्मा, पिशाच। राजा नल के शरीर में जैसे शनि प्रवेश कर गए थे, वैसे ही एक मृत शरीर में ये प्रवेश होकर जीवित हुआ है। पृथ्वी के ऊपर अत्याचार करते हुए घूमता है। बहुत बड़ा पिशाच। मुझे इस कमरे में बैठकर ही सारे काम करने होंगे। आनंद भी इधर उधर घूमकर देखने लगा। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, मगर हाँ, ये अवश्य महसूस हो रहा था कि उसके और ओझा के अलावा भी कोई एक अस्तित्व उस कमरे में है। उत्तेजनाओं से भरकर चंद्रमोहन का शरीर जैसे कांप रहा था, मगर ओझा की बात सुनकर वो और आश्चर्यचकित हो गया। लीला क्या देख रख रही थी ये तो वही जानती है, मगर अब वो दोनों आंखें दीवार में टिकाकर टिक गई। ओझा कमरे में आसन बिछाकर कुछ मंत्र जाप करने लगा और उसी समय घर में प्रविष्ट हुई एक तेज हवा। तभी कमरे में जल रही लाइट बुझ गई। ओझा चीख पड़ा, रोशनी, जल्दी एक रोशनी लाओ, जल्दी रोशनी लाओ। अंधकार में प्रकट हो उठी है तो भयानक आंखें, अभी यहाँ सर्वनाश फैल जाएगा, जल्दी करो। रोशनी। कमरे में जल रही लालटेन को उठाकर चंद्रभूषण दौड़कर उस कमरे की ओर जाने लगे, मगर तभी लीला चीख पड़ी, चाचा नहीं जाना, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। नहीं जाना। अरे मैं बस रोशनी रखकर तेरे पास आकर बैठ जाऊंगा बेटी। दूसरे कमरे में रोशनी रखकर तुरंत दौड़कर इस कमरे में आने के प्रयास करते हुए अचानक चंद्रबाबू चौंक पड़े। बीच का दरवाजा बंद हो गया और उस कमरे से लीला की चीखने की आवाजें आने लगी। लीला की रोने की आवाज सुनकर अचानक ही चंद्रभूषण टूट पड़े थे दरवाजे पर। आनंद भी टूट पड़ा। दोनों के जोर लगाने पर भी दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। दूसरी तरफ उस कमरे में लीला रोते चीखते पागल हुई जा रही थी। ओझा भी दौड़कर आया। तीनों मिलकर दरवाजे को धक्के आने लगे, मगर नहीं खोल सके और तभी कमरे में से लीला की आवाज़ शांत हो गई। उस तरफ किसी दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही आश्चर्यजनक रूप से बीच का दरवाज़ा भी खुल गया। तीनों ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक दरवाजे खुल जाने से अपने आप को न संभाल पाकर तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। आनंद दौड़कर उस खुले दरवाजे से बाहर की तरफ गया। बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी। कमरे से बाहर एक छोटा सा दरवाजा था और उसके बाद ही एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब का पानी गोल गोल घूम रहा था, जैसे अभी वहां पर कोई भारी पत्थर गिरा हो या कोई पानी में कूदकर पाताल में समा गया हो। इस घटना के बाद बीत गए 12 साल। 12 साल या एक युग। देवता अमर होते हैं, मगर इंसानों के लिए युग परिवर्तन बहुत सा परिवर्तन लाता है। अब
लीला की याद में आनंद मोहन को उतना दुख नहीं होता। चंद्रमोहन अब परलोकगामी हो चुके हैं। अपनी सारी संपत्ति वो आनंद को दे गए। आनंद भी अब भारत में प्रसिद्ध चित्रकार बन चुका है। अमीरों के मध्य उसका बहुत नाम का प्रचार है। उस दिन वो अपनी स्टूडियो पे काम कर रहा था कि अचानक एक आगंतुक प्रकट हुआ। उसे देखकर वो आश्चर्य से देख रहे थे। वो बोला, नमस्कार सर, मैं मोहनपुर के महाराज नगेंद्र नारद का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मोहनपुर मोहनपुर पुरानी यादों के बुलावे में खो गया था आनंद। अपनी भावनाओं को दबाकर आनंद बोला, मुझसे क्या काम है? असली में महाराज का एक तैलीय चित्र बनाने के लिए आप मोहनपुर जा सकेंगे। जितना पारिश्रमिक चाहेंगे मिलेगा। कब जा सकेंगे? अगले रविवार। महाराज के बैठक में बैठा हुआ था आनंद। सामने महाराज, बहुत ही सहृदय और मृदु स्वभाव व्यक्ति। बातों ही बातों में आनंद की नजर पड़ी सामने दीवार पर रखे मोहन सिंह के तैल्य चित्र पर। महाराज की किसी बात का जवाब देते देते अचानक वो रुक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे तैल्य चित्र का चेहरा उसकी तरफ देखकर व्यंग से हंस रहा हो। महाराज अचानक बोल पड़े, लगता है मेरे परदादा का चित्र देखकर अब भयभीत हो गए। आनंद ने तुरंत ही अपने आप को संभाल लिया। शाम ढल चुकी थी। आनंद अब घर की तरफ जा रहा था। मोहनपुर में देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था। मैदान, नदी इत्यादि, बस आसमान में चांद उगा था। मगर आनंद जिस रास्ते से जा रहा था उसमें कई बड़े बड़े पेड़ थे जिन्होंने बीच बीच में चांद की रोशनी को रोका हुआ था। थोड़ी दूरी पर अचानक रोशनी दिख रही थी और उसके पास जाकर आनंद ने देखा हाथों में लालटेन लिए खड़ी हुई एक मूर्ति। और पास जाने पर पता चला कि मूर्ति एक औरत है। और पास जाने पर वो लीला खड़ी हुई है। आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो क्या देख रहा है? लीला उसे देखकर हंस पड़ी, एक दयनीय हंसी। आनंद बोला, लीला? होठों पर उंगली रखकर लीला ने उसे बात करने के लिए मना किया और इशारे से उसके पीछे पीछे आने को कहा। आनंद भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लीला के पीछे जाते जाते लालटेन की रोशनी में आनंद ने ध्यान दिया, आज भी वो पहने हुए है वही साड़ी जिस साड़ी में वो विदा हुई थी। जंगल आज इतना सुनसान है, झींगुरों की आवाज भी नहीं है। पेड़ के पत्ते भी जैसे स्तब्ध से खड़े हैं। पृथ्वी जैसे मर चुकी है और इस वक्त आनंद इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में पहुंच चुका है। जंगल खत्म हो चुका है, नदी का किनारा आ चुका है, मगर पानी की कलकल की आवाज नहीं है। चारों ओर निशब्दता है। सामने एक आधा टूटा हुआ घर है। लीला उसी में प्रविष्ट हो गई। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। वहीं जाकर खड़े हुए लीला और आनंद। सामने एक बहुत बड़ा खाट है जो चारों ओर मसहरी से ढका हुआ है। लीला उसी के पास गई और मसहरी उठा दी। आनंद ने देखा खाट के ऊपर बैठा हुआ है मोहनपुर के महाराज मोहन सिंह का एक विभत्स शरीर। आनंद उसे देखकर घबरा उठा और एक चीख मारकर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन नदी के किनारे आनंद को बेहोश हालत में पाया गया मोहनपुर के शमशान में। तब तक भी उसका होश नहीं आया था और उसके पास ही पड़ा हुआ था एक पुराना सा लालटेन।